शोल्डर में रोटेटर कफ इंजरी क्या होती है, कंधे का स्नायु का फटना, उससे हमें क्या तकलीफ हो सकती है, क्या कंधे का जाम होना जिसको हम फ्रोजन शोल्डर बोलते हैं और रोटेटर कफ इंजरी सेम चीज है। सो दोस्तों, ये बहुत तरह के सवाल है जो अक्सर मेरे क्लिनिक में लोग मुझसे आके पूछते हैं। पेशेंट जब भी शोल्डर इंजरी के साथ मेरे क्लिनिक में आते हैं तो उनका एक ही सवाल होता है कि सर ये रोटेटर कफ इंजरी क्या है और क्या इस रोटेटर कफ इंजरी में हम अपनी बाजू को कभी दोबारा ऊपर उठा पाएंगे, क्या हम नॉर्मल जो ऊपर उठाने वाला काम है वो कभी कर पाएंगे। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे शोल्डर इंजरी के बारे में और पर्टिकुलरली रोटेटर कफ इंजरी के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे ये शोल्डर ज्वाइंट होता क्या है। शोल्डर ज्वाइंट हमारा एक बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट है। बॉल एंड सॉकेट का मतलब हुआ एक कटोरी में बॉल घूमती है। अगर हम चेस्ट बोन की बात करें तो ये चेस्ट बोन है हमारी, ये एक सॉकेट बनाती है। बाजू की जो टॉप है ये हमारी बॉल बनाती है। तो ये सॉकेट के अंदर जब बॉल घूमती है तो इसको घुमाने वाले जो मसल्स होते हैं उनको हम रोटेटर कफ मसल्स कहते हैं। रोटेटर कफ मसल्स एक 4 मसल्स का ग्रुप है जो आगे से लेके पीछे तक लगा होता है और जब भी वो कॉन्टेक्ट होता है तो बाजू हमारी ऊपर उठ जाती है। रोटेटर कफ मसल्स आगे सबस्कैपुलरिस, ऊपर सुप्रास्पाइनेटस और इंफ्रास्पाइनेटस और पीछे की तरफ सबस्कैपुलरिस, ये चारों मसल्स के मिश्रण से बना होता है और ये जब कांटेक्ट करता है तो बाजू हमारी ऊपर चली जाती है। अब सवाल यह है कि आपकी जो रोटेटर कफ इंजरी है वो होती क्यों है। दोस्तों, रोटेटर कफ इंजरी 2 वजह से हो सकती है। या तो ये एडवांसिंग एज, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है उसमें लिगामेंट की क्वालिटी वीक होने के कारण जो लिगामेंट की अटैचमेंट है वो उखड़ जाती है और लिगामेंट पीछे की तरफ चला जाता है, या ये यंग पेशेंट में देखी जाती है। यंग पेशेंट्स में जब भी वो बास्केटबॉल खेलते हैं, स्क्वैश खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं तो ये जो लिगामेंट जहाँ पे लगा हुआ होता है, चोट लगने की वजह से ये लिगामेंट यहाँ से उखड़ जाता है और धीरे धीरे पीछे की तरफ चला जाता है। सो लिगामेंट अपनी जगह से उखड़ जाना और धीरे धीरे डिटेक्ट हो जाना रोटेटर कफ इंजरी की निशानी है। अब बात करते हैं ये रोटेटर कफ इंजरी के सिम्टम्स क्या हैं कि अगर आपको रोटेटर कफ इंजरी हो गई तो आपको किस तरह की तकलीफ आएगी। सो दोस्तों, सबसे पहला जो सिम्टम है वो पेन होता है। शोल्डर में आपके पेन होना शुरू हो जाता है। पेन आपका ज्यादातर रात को होता है और कभी कभी ये रात को आपको नींद से भी जगा देता है। नंबर 2, आपकी जो ऊपर की एक्टिविटी है, ओवरहेड अबडक्शन हम लोग बोलते हैं, ये एक्टिविटी आपकी खत्म हो जाती है। जैसे पंजाब में हम लोग देखते हैं कि अगर आप सरदार हैं कोई और आपने अपनी पगड़ी बांधना चाहते हैं तो उसमें आपको तकलीफ आएगी। आप ऊपर से कोई सामान उठाना चाहते हैं तो आपको कोई तकलीफ आएगी। तो जो ओवरहेड एक्टिविटी है उसमें आपको तकलीफ आनी शुरू हो जाती है। अगर हम बात करें जो रोटेटर कफ इंजरी और फ्रोजन शोल्डर को हम क्लिनिकली कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो क्लिनिकली में दोस्तों ये है कि अगर आपकी बाजू अपने आप ऊपर नहीं जाती लेकिन आप दूसरे हाथ की मदद से ऊपर लेके जा सकते हैं तो इसका मतलब आपकी रोटेटर कफ इंजरी है। और अगर आपका कंधा या आपकी बाजू ना तो अपने आप जाती है ना आप दूसरे बाजू की मदद से लेके जा सकते हैं तो आपको फ्रोजन शोल्डर है। तो आपको एक बार रोटेटर कफ इंजरी के सिम्टम आने शुरू हो गए तो साथ के साथ आप शोल्डर सर्जन से मिलिए। कुछ क्लिनिकल टेस्ट होते हैं जिसके माध्यम से आपके जो शोल्डर सर्जन है वो रोटेटर कफ इंजरी को डायग्नोसिस करते हैं। इन टेस्ट में कुछ क्लिनिकल टेस्ट जो कि हम पेशेंट के ऊपर एग्जामिन करके डेमोस्ट्रेट करते हैं, जिसमें जॉब टेस्ट हो गया, एमटीकन टेस्ट हो गया, उसके माध्यम से आपकी जो रोटेटर कफ इंजरी है उसका पता चल सकता है। और दूसरा रेडियोलॉजिकल टेस्ट हो गया। रेडियोलॉजिकल की बात करें कि एमआरआई एक जो टेस्ट है वो एक 100% गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है, उसमें आपकी रोटेटर कफ इंजरी पूरी की पूरी पता चल जाती है। अब जब भी आपकी रोटेटर कफ इंजरी होगी तो इसको हम 3 भाग में बांटते हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3। ग्रेड 1 और ग्रेड 2 एक तरह का टेंडिनोसिस या स्प्रेन होता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके लिगामेंट को चोट तो लगी है लेकिन ये टूटा नहीं है। ऐसे में जो पेशेंट का जो फिजियोथेरेपी और रिहेबिलिटेशन के बाद एक अच्छा रिकवरी का चांस रहता है और पेशेंट बिना ऑपरेशन के ठीक हो जाता है। ग्रेड 3 में हम बात करते हैं कि आपका पार्शियल है या हाई ग्रेड इंजरी है। पार्शियल में अगर वो लेस देन 50% है तो हम लोग कंजर्वेटिव बोलते हैं और पेशेंट ठीक हो जाता है। अगर आपका हाई ग्रेड इंजरी है या कंप्लीट टीयर है तो फिर ये अपने आप ठीक नहीं हो सकता। तो अगर आपकी हाई ग्रेड या कंप्लीट टीयर है तो हम आर्थोस्कोपिकली दूरबीन के माध्यम से, जो कि एक छोटा सा टेलीस्कोप होता है, वो आपके कंधे में डाल के टीवी में देख के ऑपरेशन करते हैं और ये सारे के सारे लिगामेंट को आगे से लेके पीछे तक रिपेयर कर देते हैं। जब ये एक बार रिपेयर हो जाता है तो कुछ 3 से 4 हफ्ते का आपकी बाजू को रेस्ट करना होता है
और उसके बाद प्रॉपर फिजियोथेरेपी प्रोटोकॉल से आपकी बाजू का मूवमेंट शुरू कर देते हैं। तो मेरे जितने भी पेशेंट्स हैं 3 महीने के अंदर अंदर अपना रेंज ऑफ मोशन पूरा पा लेते हैं। सो दोस्तों, अब सवाल ये है कि अगर आप रोटेटर कफ इंजरी को ऑपरेट नहीं कराओगे तो क्या होगा? क्या आपकी बाजू कभी चलेगी या नहीं चलेगी? तो दोस्तों, रोटेटर कफ इंजरी जब भी कंप्लीट टीयर होता है तो ये जो लिगामेंट की कैपेसिटी होती है सिकुड़ने की, कॉन्ट्रैक्ट होने की, तो धीरे-धीरे ये जहाँ से उखड़ा होता है ये और पीछे जाता रहता है और काफ़ी पीछे की तरफ चला जाता है। तो आपके सर्जन जब दूरबीन से इसको पकड़ के वापस अपनी जगह लाना चाहते हैं तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता। ऐसे में एक ही ऑप्शन रह जाता है, वो है कंधा बदलना, जो कि रोटेटर कफ से एक थोड़ा-सा बड़ा ऑपरेशन है। तो मैं अपने सारे पेशेंट्स को ये कहता हूँ कि आप रोटेटर कफ इंजरी को नेग्लेक्ट मत करें। अगर आपकी कंप्लीट टीयर हुआ है तो आप अपने सर्जन से ऑपरेट कराएं और अच्छे रिजल्ट्स पाएं। और आखिर में एक दोस्तों मैं आपको बात बताऊंगा फिजियोथेरेपी के बारे में। तो फिजियोथेरेपी बेसिकली किसी भी स्पोर्ट्स इंजरी में बहुत अच्छा महत्व रखती है। तो आप प्रॉपर फिजियोथेरेपिस्ट की मदद से, अपने डॉक्टर की मदद से रिपेयर के बाद 3 महीने के अंदर अंदर अच्छा जो आउटकम है वो पा सकते हैं और कंधे में स्ट्रेंथ को गेन कर सकते हैं। सो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको हमारी रोटेटर कफ इंजरी के बारे में पसंद आई होगी। अगर रोटेटर कफ इंजरी के संबंधित या शोल्डर इंजरी के संबंधित कोई अगर आपको अलग से सवाल हो तो आप नीचे लिखे हुए नंबर पे हमें संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।